बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट करना है और जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम बात ये करेंगे कि वो कौन सी स्टेजेस हैं या वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं। एक एग्रीमेंट में और एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, किन स्टेजेस से गुजर कर हम एक एग्रीमेंट तक पहुंचते हैं और फिर एक एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। तो बेसिकली ये सारी डिस्कशंस होंगी, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फ्रेम्स एंड वैलिडेट्स द कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स बिटवीन वेरियस पार्टीज। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि पाकिस्तान के अंदर अगर दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या किसी एग्रीमेंट पर पहुंचती हैं, तो वो कौन सा लॉ है जो कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, उन एग्रीमेंट्स को रेगुलेट करेगा। तो उसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए, वो लॉ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जिस भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हैं, वॉइडेबल हैं, कौन सी टाइप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की। एक गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में, हालातों वाकयात में दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से असेंशियल्स होते हैं, कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, कब एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, कहाँ पर एक पार्टी को इख्तियार मिलता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सके। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मिलेंगी। तो ये बेसिक हमारा लॉ होगा जो कि रेगुलेट करेगा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वन ऑफ द सेंट्रल लॉज that regulate and oversee all the business wherever there is a case of a deal or an agreement। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका ये मतलब हम लेंगे कि जो बिजनेस लॉ है, ठीक है, बिजनेस लॉ के डिफरेंट पोर्शंस हैं। अब अगर कोई भी बंदा बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चाहता है और उससे रिलेटेड वो लॉ पढ़ना चाहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। जैसे आपने देखा है कि बिजनेस करती हैं दो कंपनी, सेल्स ऑफ गुड्स करती हैं, चीजें खरीदती है एक कंपनी दूसरी से, तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स के तहत वो रेगुलेट किया जाता है, जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट एंड पार्सल था। इसी तरीके से पार्टनरशिप एक्ट दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये इन सारी चीजों को हम इन टोटलिटी देखने की कोशिश करते हैं। जहां पर भी बिजनेस लॉ की बात होती है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट की लाजमी बात होगी। तो जहां पर भी बिजनेस होता है वहां पर इंटेंशन होती है पार्टीज की टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशन। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जस्ट लाइक अ लिंच पिन। ये आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे बिटवीन टू पार्टीज, तो वहां पर ये चीज लाजमी होगी कि पार्टीज की इंटेंशन थी एक लीगल रिलेशन कायम करने की। अगर देयर वॉज नो इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देमसेल्व्स, देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड से कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें खाने पर, लंच पर लेकर जाऊंगा, आपने एक प्रपोजल किया और वो कहता है कि ठीक है मैं चलूंगा। अब ये एक एग्रीमेंट फॉर्म हो गया। लेकिन अगर आप ये एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाते तो हरगिज इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपका फ्रेंड वो कोर्ट में चला जाएगा या आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेगा। क्यों? क्योंकि दैट वाज जस्ट अ सोशल एग्रीमेंट और ये लीगली बाइंडिंग नहीं था। ठीक है, मॉरली बाइंडिंग हो सकता है, इखलाकी तौर पर अगर आपने कहा तो आपको लेकर जाना चाहिए, लेकिन कानूनी इसके अंदर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर वाज नो इंटेंशन बिटवीन द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी तो डेफिनेटली किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट भी वहां पर फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो कहता है द फॉलोइंग सेक्शन विल टेल अस व्हाट अ कॉन्ट्रैक्ट इज। आगे कहता है कि हम इन सारी चीजों को देखेंगे और हम कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने की, और जो भी हमारे पास विविड एस्पेक्ट्स हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के या इन होल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के,
जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने की जरूरत है उन सारों को हम डिसाइफर करेंगे, यानी कि हम उनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में गिवन है। हम पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को देखेंगे और उसके बाद जितनी भी टर्म्स हमें नजर आएंगी उसको हम, आप ये कह लें कि होल से पार्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्रीमेंट क्या है और हम ये भी देखेंगे कि एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की प्रोविजंस के मुताबिक। ओके जी, अब सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीमेंट क्या है। सेक्शन 2 ई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन कर रहा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, फिर हम एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि इटसेल्फ एग्रीमेंट क्या है। उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि प्रॉमिस क्या है, यानी कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सिंपल कहा जाए तो एक वादा जहां पर एक ही बात पर दोनों पार्टीज एक अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगी और वो प्रॉमिस जो है वो दोनों के लिए कंसिडरेशन पैदा करेगा। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब ये होगा कि क्या उसके अंदर फायदा है दोनों पार्टीज का। लेट्स से कि अगर एक पार्टी अपनी कोई चीज सेल करती है, दूसरी उसको परचेज करती है, तो सेल करने का आपको क्या फायदा है, आपको पैसे मिलेंगे और खरीदने वाले को उस चीज की जरूरत होगी और वही उसकी कंसिडरेशन है। तो ये भी मैं बताता चलूं कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बगैर किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके जी, अब हमें पता चल गया कि एग्रीमेंट का मतलब है एवरी प्रॉमिस अगर वो सिंगल प्रॉमिस है, और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस या अगर वो एक से ज्यादा प्रोमिसेस हैं बिटवीन द पार्टीज जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक एग्रीमेंट हो गया। Now that we know how the act defines the term agreement, there may be some ambiguity in the definition of the term promise. अब हम देखेंगे कि प्रॉमिस की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी, उसमें हमें एग्रीमेंट का वर्ड मिला, फिर हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखी, उसमें हमें प्रॉमिस का वर्ड मिला। अब हम प्रॉमिस को देखते हैं कि ये प्रॉमिस क्या है, फिर हम उन छोटे छोटे पीसीस को मिलाकर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। 2B के अंदर प्रॉमिस की डेफिनेशन है, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal becomes an accepted proposal. A proposal when accepted becomes a promise. सिंपल से इसके अंदर बात ये है कि अगर when the person to whom the proposal is made, like अगर मैं हूं, ठीक है, मुझे मेरा एक दोस्त आकर कहता है कि भाई मैं आपका सेल फोन खरीदना चाहता हूं, 10,000 रुपए मैं दूंगा, ये प्रपोजल है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं कहता हूं कि ठीक है 10,000 मुनासिब कीमत है, तो मैं एग्री करता हूं, मैं अपना फोन आपको 10,000 में बेच दूंगा। अब क्या हुआ कि जो मेरे फ्रेंड ने प्रपोजल रखा उसको मैंने अपनी एसेंट दे दी, यानी मर्जी दे दी। ठीक है, मैंने सिग्निफाई कर दिया कि हाँ मेरी मर्जी भी इसमें शामिल है, मुझे आपकी प्रपोजल पसंद आई है। द प्रपोजल बिकम्स एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। अब अगला स्टेप क्या होगा कि वो जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेड प्रपोजल बन जाएगा। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और वो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इन अदर वर्ड्स एन एग्रीमेंट इज एन एक्सेप्टेड प्रॉमिस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एक एक्सेप्टेड प्रॉमिस, accepted by all the parties involved in the agreement or affected by it। एक एग्रीमेंट में दो पार्टीज भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। बाजुकात एक बंदा किसी एक बंदे को प्रपोजल करेगा, बाजुकात एक से ज्यादा लोग प्रपोजल करेंगे, एक्सेप्ट करने वाला एक ही होगा। बाजुकात प्रपोजल करने वाला एक है, एक्सेप्ट करने वाले एक से ज्यादा हैं, कोई भी सिचुएशन इसमें हो सकती है।
आसानी के लिए हम यहाँ पर सिर्फ ये रखेंगे कि दो ही पार्टीज हैं, एक बंदा है प्रपोज करने वाला और एक बंदा है एक्सेप्ट करने वाला। एक ने प्रपोज किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तो ये हमारे पास प्रॉमिस बन गया। और यही बेसिकली जो एक्सेप्टेड प्रॉमिस है ये एग्रीमेंट है। This definition says that in order to establish or draft a contract, we need to initiate some steps. अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट से शुरू किया और हम प्रपोजल तक आए। अब हम प्रपोजल से शुरू करेंगे और उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं द डेफिनेशन रिक्वायर्स अ पर्सन टू होम अ सर्टेन प्रपोजल इज मेड। ठीक है, डेफिनेशन ये कह रही है कि एक बंदा कि जिसको एक प्रपोजल किया गया है। ठीक है, द पर्सन इन स्टेप 1 हैज टू बी इन अ पोजीशन टू फुली अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रपोजल। अब जिस बंदे को प्रपोजल किया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझ लेना चाहिए कि उससे क्या बात की जा रही है। बाज़ औक़ात प्रपोजल सिंपल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेल फोन खरीदना है, बेचना है, सिंपल प्रपोजल है। ठीक है, बाज़ औक़ात जहां पर बड़ी बिजनेस एंटिटीज होती हैं वहां पर प्रपोजल्स भी डिफरेंट होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। लाइक अगर एक बंदा है वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाता है, वो कहता है जी कि मुझे 5 घर बनवाने हैं। ठीक है, उनमें ये स्टेप्स होंगे, आप जब ये काम इतना इस हद तक कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने लेटर हेड पर मुझे अपना बिल लिख के देंगे, फिर मैं आपको वो बिल क्लियर करूंगा, फिर आप मुझे बताएंगे कि और क्या चीजें चाहिए, फिर जो है मैं आपको वो चीजें ला कर दूंगा, फिर आप उसका सेकंड फेज शुरू करेंगे। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, अगर डिस्प्यूट आ जाए तो वो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यानी कि एक बड़ी डिटेल्ड प्रपोजल उस के सामने, एक पार्टी के सामने रख दी जाती है। तो सबसे पहले तो उस पार्टी का काम ये है कि वो उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करे, उसके एक एक एस्पेक्ट को देखे, क्योंकि बाद में वो ये नहीं कह सकता जी कि फलां टाइम मुझे ये चीज समझ में नहीं आई थी। दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। उसको पहली दफा में कंप्लीटली समझना होगा। अपना टाइम ले, इत्मीनान से सोचे समझे, पूछे कोई एम्बिग्विटी हो तो। ठीक है, अच्छा अब क्या हो गया, अब जब उसने प्रपोजल को समझ लिया, उसके बाद क्या स्टेप है, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। फिर वो अपनी एसेंट, अपनी मर्जी दे देता है कि हाँ भाई मैं राजी हूं, मैं अपनी मर्जी देता हूं। means that the person in point 1 accepts or agrees with the proposal after having fully understood it। ठीक है, यानी कि पॉइंट 1 में जो उसको प्रपोजल मिला था उससे उसने एग्री कर लिया उसको समझने के बाद। अब once the person accepts the proposal, the status of the proposal changes to accepted proposal। अब जब उसने वो एक्सेप्ट कर लिया तो उसका स्टेटस जो है प्रपोजल से एक्सेप्टेड प्रपोजल की तरफ चला गया। अब वो एक्सेप्टेड प्रपोजल है और वो एक्सेप्टेड प्रपोजल प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है, नोट दैट द प्रपोजल इज नॉट अ प्रॉमिस। फॉर द प्रपोजल टू बिकम अ प्रॉमिस इट हैज टू बी एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। सिंपल सी बात ये आ गई कि अगर एक सिंपल प्रपोजल है, एक बंदे ने प्रपोज कर दिया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो प्रॉमिस नहीं हुआ। प्रॉमिस कब होगा कि प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए और वही एक्सेप्टेड प्रॉमिस एग्रीमेंट बन जाएगा। तो इसको समराइज यहां पर कर रहे हैं कि एग्रीमेंट इक्वल्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक बंदे ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, वो एक एग्रीमेंट फॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ की। मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी कि इंटेंशन देखनी है पार्टीज की टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जहां पर इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप, कानूनी ताल्लुक कायम करने की नहीं होगी, वहां पर उनका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप अपने छोटे भाई को कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें कल से स्कूल छोड़ कर आऊंगा। वो कहता है कि ठीक है। ठीक है, आपने ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इज देयर एनी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप? डेफिनेटली नो। ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, आपका इखलाकी फर्ज है अपने छोटे भाई की तरफ, वो आप पूरा करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी करते तो ये नहीं है कि छोटा भाई अदालत में चला जाएगा उसकी इन्फोर्समेंट के लिए कि भाई मेरे भाई ने मुझे कहा था स्कूल छोड़ के आऊंगा, अब वो नहीं छोड़ा तो इस वजह से मैं अदालत में आ गया। नो, क्योंकि हमने
फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को, हालातों वाकयात को देखना है कि वो लीगल रिलेशनशिप कायम हो रहा है या नहीं हो रहा, पार्टीज की इंटेंशन है या नहीं है। ठीक हो गया। अब यहां पर जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन एज is present in the act. Suppose you agree to sell a bike for 30,000 bucks with a friend. Can you have a contract for this? अब इसमें सिंपल प्रोपोजिशन दी है कि आपका एक दोस्त है, उसको आपका बाइक पसंद आ गया, वो कहता है जी कि मैं 30,000 रुपए में ये खरीदना चाहता हूँ। ये अब एक प्रपोजल है, आप एग्री कर लेते हैं, यानी कि आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। अब प्रपोजल आ गया, एक्सेप्टेंस आ गई, तो फिर ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा, एग्रीमेंट हो गया। ठीक है। Well, if you follow the steps in the previous section, you will argue that once you and your friend agree on the promise, it becomes an agreement. यहां तक हमें समझ आ गई कि ये एग्रीमेंट बन चुका है। But in order to be a contract as per the definition of the act, the agreement has to be legally enforceable. लेकिन ये अभी तक legally enforceable नहीं है। अब ये legally enforceable कब होगा, ये हम देखते हैं। Thus, we can say that for an agreement to change into a contract as per the act, it must give rise to lead to legal obligations. अब यहां पर आपने बात कर ली, लेकिन अभी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई। ठीक है। अब आप एक अंडरस्टैंडिंग पर आ जाएंगे कि भाई अच्छा ठीक है, फलान दिन मैं तुम्हें बाइक दे दूंगा और उसी दिन तुम मुझे पैसे दे दोगे। अब हमने यहाँ पर एक टाइम फ्रेम एडजस्ट कर लिया। ठीक है। उस टाइम के आने तक ये एग्रीमेंट एग्रीमेंट रहेगा, लेकिन जब वो टाइम आ जाएगा, वो दिन आ जाएगा, वो तारीख आ जाएगी, मेच्योर हो जाएगा आपका एग्रीमेंट, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा, फिर आपकी लीगल ऑब्लिगेशन भी आ जाएगी। ठीक है। आपने 5 दिन का टाइम रख लिया, 5 दिन के बाद आपने कहा मैं बाइक दूंगा और पैसे लूंगा। अब वो जब 5वां दिन आएगा तो फिर लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएंगी। अब मैं इस एग्जाम्पल के मुताबिक अंडर लीगल ऑब्लिगेशन हूं, मेरा ये कानूनी फर्ज है, जिम्मेदारी है कि मैं बाइक उसके हवाले करूं। ठीक हो गया। और उसकी लीगल ऑब्लिगेशन, उसका कानूनी फर्ज क्या है कि वो मुझे 30,000 रुपए देगा। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि उस दिन के आने के बाद ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो जब मेच्योरिटी हो गई तो फिर लीगल ऑब्लिगेशंस दोनों पार्टीज के ऊपर क्रिएट होगी। अब अगर कोई भी बंदा अपनी बात से फिरता है, हटता है, बैक आउट करता है, तो दूसरे के पास ये राइट होगा कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उसको एनफोर्स भी करवा सकता है, कंपनसेशन भी ले सकता है, डैमेजेस भी ले सकता है। ठीक हो गया। तो इसको सम अप करेंगे, इन अदर वर्ड्स मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ द लॉ, दस वी कैन समराइज इट एज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक एक्सेप्टेड प्रपोजल, ठीक है, जो कि एग्रीमेंट है, और उसके बाद उसकी एनफोर्सेबिलिटी बाय द लॉ। ठीक है। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। मतलब हमने शुरू कहां से किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ प्रपोजल, प्रपोजल के बाद दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस आई, प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस के बाद वो एग्रीमेंट की सूरत इख्तियार कर गया, और उस एग्रीमेंट के बाद जब लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गई तो फिर वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है। अब इसको सम अप कर रहा है। सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? नाउ वी कैन डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड मोर इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। A contract is an accepted proposal, जो हमने बात पहले कही, agreement that is fully understood by the law and is legally defined or enforceable by the law. जैसे previous example में हमने देखा, वो enforceable by law बन गया with passage of time। ठीक है। तो ये contract है। So a contract is a legal document that bestows upon the parties special rights defined by the contract itself. वो लीगल डॉक्यूमेंट जो कि पार्टीज को उनके लीगल राइट दिलवाता है। जैसे कि मैंने अपने दोस्त के साथ एग्रीमेंट कर लिया बाइक के लिए। ठीक है। तो उसके अंदर फिर क्या चीज हो जाएगी कि मेरा राइट क्रिएट हो गया है, ठीक है, कि मैं 30,000 रुपए लूंगा, उसका भी राइट क्रिएट हो गया उस डॉक्यूमेंट के जरिए कि वो बाइक लेगा। ठीक है। एंड ऑल्सो ऑब्लिगेशंस दैट आर इंट्रोड्यूस्ड, और इसके साथ साथ एक बंदे का जो राइट है वो दूसरे का ऑब्लिगेशन है। ठीक है। पहले का जो राइट है वो दूसरे का ऑब्लिगेशन है। तो इस तरीके से एक बंदे का राइट वो दूसरे का ऑटोमेटिकली
ऑब्लिगेशन बन जाता है एंड एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसके ऊपर सारी पार्टीज एग्री भी कर लेती हैं, तो ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके जी, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का, ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने अभी क्या पढ़ा है। ये बेसिकली उसकी समरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये डेफिनेशन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमें समझ में आ गया कि वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरीके से अ प्रॉमिस और अ नंबर ऑफ प्रोमिसेस दैट आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, प्रॉमिस एक हो या नंबर ऑफ प्रोमिसेस हो जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों पार्टीज एक ही पेज पर हैं, एक ही अंडरस्टैंडिंग पर हैं, एंड आर एक्सेप्टेड बाय द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इज एन एग्रीमेंट, और जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक हो गया, तो ये एग्रीमेंट है। ठीक है, तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी विद मेच्योरिटी ऑफ टाइम, जहां पर वो लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब है जी, अ कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली एनफोर्सेबल, एन एग्रीमेंट मस्ट बी सोशली एक्सेप्टेबल, इट मे और मे नॉट बी एनफोर्सेबल बाय द लॉ। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली एनफोर्सेबल है, जहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। ठीक है, और जो एग्रीमेंट है वो सोशली एक्सेप्टेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। ठीक है, वही टाइम वाली बात आप कर लेंगे कि जब तक टाइम नहीं आता वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, जब टाइम आ जाएगा वो लीगली एनफोर्सेबल है। ठीक है, तो पहली स्टेज पर वो एग्रीमेंट है, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसी तरीके से अ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू क्रिएट सम लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। एन एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। स्टार्ट में मैंने एग्जांपल दी थी भाई वाली, दोस्त वाली, अब वहां पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रही, दोज आर ओनली मॉरल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अब एक बंदा आपको सलाम करता है, आपका जो है वो मॉरल ऑब्लिगेशन है, आप उसको जवाब दें, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा आपको पैसे दे देता है, अब आपका लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो पैसे आप उसको वापस करेंगे, अगर अंडरस्टैंडिंग या इंटेंशन ये थी पार्टीज की। ठीक है, तो ये भी एक फर्क आ जाएगा। इसी तरीके से ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑल्सो एग्रीमेंट्स, अब सिंपल सी बात इसमें ये है कि देखें, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आखिर में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पहली स्टेज पर वो एग्रीमेंट है लाजमी तौर पर। ठीक है, तो जब वो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बना तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट, तो इस वजह से तमाम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे। बट एन एग्रीमेंट मे और मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, अब हमने एग्रीमेंट की नोयत को देखना है। ठीक है, अगर तो वो एग्रीमेंट है जिसमें इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशन कायम करने की, या फिर वो अभी तक मेच्योर नहीं हुआ, ठीक है, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हमने डेट डिसाइड कर ली, 5 दिन बाद ये काम करना है, 5 दिन से पहले पहले वो एग्रीमेंट ही है। अगर हम पहले ही कह देते हैं कि जी हमने वो काम नहीं करना म्यूचुअल कॉन्सेंट से, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो टाइम आ जाता है, मेच्योरिटी हो जाती है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो बेसिकली ये छोटे छोटे डिफरेंसेस थे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में, और ये हमारे पास स्टेजेस थी कि किन स्टेजेस से गुजर कर एक सिंपल जो प्रपोजल है वो कॉन्ट्रैक्ट की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो याद रखने वाली चीजें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर विल बी एन ऑफर, उस ऑफर की एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है, कंसिडरेशन तय होगी, उसके बाद वो एक प्रॉमिस बन जाएगा, उसी प्रॉमिस, एक्सेप्टेड प्रॉमिस को हम एग्रीमेंट कहेंगे। और जब वो एग्रीमेंट जिस वक्त लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना शुरू करेगा, लीगल राइट क्रिएट करना शुरू करेगा, उसको हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप समझ पाए होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी सीरीज है इन लेक्चर्स की, इनको फॉलो करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।